हाय, मेरा नाम विकास पंवार है और आप देख रहे हैं एचआर बियॉन्ड रंगोली, जहां पे हम एचआर के पर्सपेक्टिव को अनलॉक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो कि हर एक एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉस्ट टू कंपनी होता क्या है। किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड रखने के लिए कंपनी जितना भी एनुअल खर्चा करेगी उसे हम कॉस्ट टू कंपनी कहेंगे, जिसे आप ओवरऑल पैकेज भी बोल सकते हैं या ओवरऑल कॉम्पेंसेशन भी बोल सकते हैं। चलिए तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है एक 12-13 साल का बच्चा सोनू और दूसरी तरफ है उसकी मम्मी। तो मम्मी ने आज सोनू से कहा कि तुम अपने रूम की सफाई खुद करो, इसके बदले में बतौर पॉकेट मनी मैं तुम्हें 100 रुपए देने वाली हूं। तो इस केस में अगर हम देखें तो सोनू के हाथ में कितने रुपए आए? 100 रुपए आए। दैट मीन्स कि उसका ओवरऑल कॉम्पेंसेशन 100 रुपए है और उसका नेट टेक होम भी 100 रुपए है, क्योंकि वो पैसा डायरेक्ट उसकी जेब में गया है। अब फर्ज कीजिए कि सोनू की मम्मी को पता है कि वो उसे जितने भी पैसे देती हैं वो उन्हें खर्च कर देता है। तो सोनू की मम्मी ने अगले महीने उससे एक शर्त रखी और ये कहा तुम अपने रूम की सफाई खुद करोगे, उसके बदले में बतौर पॉकेट मनी मैं तुम्हें 90 रुपए दूंगी या 90 रुपीज दूंगी और बाकी के 10 रुपीज मैं तुम्हारी गुल्लक में डालूंगी या पिगी बैंक में डालूंगी। सोनू के घर का एक रूल है कि वो अपनी पिगी बैंक को अपने 18 साल के होने के बाद ही तोड़ सकता है। इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो सोनू का ओवरऑल कॉम्पेंसेशन हुआ 100 रुपए, पर उसके हाथ में अभी कितना आया? 90 रुपीज। अब एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहां पे सोनू का रूम बहुत ठंडा रहता है, वहां पे काम करना इतना आसान नहीं है। तो अब सोनू की मम्मी ने उससे ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम साफ करने के लिए 85 रुपीज दूंगी एज योर पॉकेट मनी, 10 रुपीज मैं तुम्हारी पिगी बैंक में डालूंगी, लेकिन साथ में मैं तुम्हें अच्छे स्लीपर्स दूंगी, अच्छा जैकेट दूंगी ताकि तुम्हें काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस केस में सोनू के पास क्या पहुंचा? सोनू के पास पहुंचे 85 रुपीज, जो कि हुआ उसका नेट टेक होम। पर उसका ओवरऑल कॉम्पेंसेशन क्या 85 है? नहीं। क्या आपकी कंपनी आपको सिर्फ 85 रुपीज ही आपके लेटर में लिख के देगी? आंसर है नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है कॉस्ट टू कंपनी का भी। एक तरफ से तो आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तो वो जितना खर्चा कर रही हैं वो कोशिश करेंगे आपके कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर में आपको दिखाने की, और दूसरी तरफ एज एन एम्प्लॉय अगर आप अपने कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें से कितना पैसा आपके पास आने वाला है और कितना आपकी इनडायरेक्ट इनकम या फिर बेनिफिट प्लान्स में इंक्लूडेड रहने वाला है। जो अपने कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स को ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं वो ना ठीक से नेगोशिएट कर पाएंगे, ना वो टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे, ना वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर पाएंगे और अल्टीमेटली ना वो अपनी खुद की पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अगर अपने कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको उसे इमीडिएटली 3 हिस्सों में डिवाइड करना आना चाहिए। पहला फिक्स्ड इनकम, दूसरा वेरिएबल पे और तीसरा बेनिफिट प्लान्स। तो जब हम फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं तो उसमें से आप 3 चीजों को कैटेगराइज कर लीजिए। पहला है बेसिक, दूसरा है अलाउंसेस और तीसरा है रिटायरल्स। यूजुअली बेसिक आपके कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर का कितना % होगा ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जहां पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं बेसिक पे को ज्यादा रख के अलाउंसेस को कम रखने की, यानी कि 60-40 का रेशो मेंटेन करने की, वहीं पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं बेसिक कम रख के अलाउंसेस को ज्यादा रखने की। तो उसके पीछे का एक सिंपल रीजन ये है क्योंकि बेसिक के ऊपर आपका पीएफ कैटेगराइजेशन डिपेंड करता है। 12% ऑफ योर बेसिक इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पीएफ। तो आपका बेसिक जितना ज्यादा होगा आपके पीएफ में उतने पैसे जाएंगे, जितने आपके पीएफ में पैसे जाने वाले हैं उतना आपका इन हैंड कम होते जाएगा। इसलिए प्राइवेट कंपनीज कोशिश करती हैं बेसिक कम रख के अलाउंसेस ज्यादा रखने की। कुछ कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक के साथ में डीएनएस अलाउंसेस भी साथ में दिया जाता है। डीएनएस अलाउंसेस एक महंगाई भत्ते के तौर पे पहले दिया जाता था, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस अलग से उसे कैटेगराइज नहीं करती हैं। जब भी हम कुछ पीएफ कैलकुलेशन या किसी और चीजों में जहां पर बेसिक का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वहां पर बेसिक और डीए दोनों
को जोड़ा जाता है। पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से डीए को बढ़ाती जाती थी ताकि आपके सैलरी में आपको वो बेनिफिट मिलता जाए। तो अगर इसे मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि आपके सैलरी स्लिप में एक बेसिक कंपोनेंट होगा, उसके अलावा जितने भी अलाउंसेस होंगे, अलाउंसेस का कैटेगराइजेशन कंपनी डिसाइड कर सकती है। अलाउंसेस की जो कैटेगरीज हैं उसमें से कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है और कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट टैक्सेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस, जहां पर एनम 15,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए कंपनीज कोशिश करती हैं वो अलाउंसेस को अपने स्ट्रक्चर में इंक्लूड करने की ताकि आपका एटलीस्ट इतना पैसा टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाए। इसके अलावा एचआरए का कंपोनेंट जो कि 40 या 50% आपके टियरिंग ऑफ सिटीज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर आप टियर 1 सिटीज में हैं तो 50%, अगर आप टियर 2 सिटीज में रहते हैं तो 40% ऑफ योर बेसिक इनकम विल बी कैलकुलेटेड एज योर एचआरए, जो कुछ शर्तों के साथ में आप अपना टैक्स उस कंपोनेंट पे बचा सकते हैं। इसके अलावा लीव ट्रेवल अलाउंस या एलटीए एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर आप टैक्स बचा सकते हैं कुछ शर्तों के साथ में। गवर्नमेंट ने 4 साल की एक साइकिल डिसाइड की हुई है जहां पे आप हर 4 साल में 2 बार इस एलटीए को क्लेम करके उस पे टैक्स बचा सकते हैं। कुछ कंपनीज इसे आपको एनुअली पे आउट करती हैं, कुछ कंपनीज इसे आपको मंथली पे आउट करती हैं। कुछ कंपनीज आपको यह भी प्रोविजन दे सकती हैं कि आप चाहें तो इसे मंथली ले लीजिए, चाहें तो इसे आप एनुअली क्लेम कीजिए। तो जब भी आप आपका कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आपको उसमें एलटीए का कंपोनेंट दिखता है तो आप अपने एचआर से जरूर चेक कर लीजिए कि ये कंपोनेंट आपके मंथली पे में ऐड होने वाला है या आपको ईयरली क्लेम करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप टैक्स लायबिलिटी कैरी करते हैं तो। लेकिन टैक्स की बात अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये सारे कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपका मंथली इन हैंड इनकम बनाने वाली हैं। तो पहले कैटेगराइजेशन में आप ये समझ लीजिए ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो डायरेक्टली आपके पास आने वाले हैं। इसके बाद आते हैं रिटायरल्स पे। रिटायरल बेनिफिट्स में मेजरली आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक है पीएफ और दूसरा है ग्रेच्युटी। पीएफ की डेफिनेशन सिंपल है, 12% ऑफ बेसिक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके लिए और वहीं पर 12% आपको देना पड़ता है आपकी खुद के फ्यूचर के लिए। जब आपके सैलरी स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयर ने अपना पीएफ का कंट्रीब्यूशन ऐड करके दिखाया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो पीएफ आपके मंथली इनकम में नहीं आने वाला है। साथ ही साथ जितना भी पैसा आपके पास आने वाला है उसमें से आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो हमारे एग्जांपल में जहां पे सोनू की मम्मी 10 रुपए उसकी गुल्लक में डाल रही थी, अब फर्ज कीजिए जहां पे सोनू को भी 10 रुपए अपने गुल्लक में डालना कंपलसरी है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज पीएफ रिलेटेड क्वेरीज बहुत सारी होती हैं और आज भी काफी एम्प्लॉयज हैं जो पीएफ कंट्रीब्यूशन को लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं। बाय लॉ कंपनीज को आपके लिए ग्रेच्युटी के पैसे इकट्ठे करने होते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो उसे अपने ऑफिस स्ट्रक्चर में दिखाती हैं। शर्त यह है कि आपको ये पैसे तभी मिलेंगे जब आप 5 साल उस कंपनी के साथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर ग्रेच्युटी का कंपोनेंट आपके सैलरी स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि यूजुअली 4.81% ऑफ योर बेसिक इनकम होता है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए बिकॉज वो कंपोनेंट आपको आपके मंथली इन हैंड में नहीं मिलेगा। चलिए तो इसको क्विकली समराइज कर लेते हैं। तो आपका बेसिक, अगर आपको डीए मिल रहा है तो आपका डीएनएस अलाउंस, आपका एचआरए और बाकी के आपके जितने भी अलाउंसेस हैं उसमें से आप एलटीए को चेक कर लीजिए। अगर आपका लीव ट्रैवल अलाउंस मंथली दिया जा रहा है या एनुअली दिया जा रहा है, अगर मंथली दिया जा रहा है तो आप इसमें ऐड कर लीजिए, अगर नहीं दिया जा रहा है तो उस कंपोनेंट को अभी साइड में हटा दीजिए। तो आपका ये जो समेशन टोटल आया है ये हुआ आपका ग्रॉस पे। इस ग्रॉस पे में से जो भी डिडक्शंस लगेंगे उन डिडक्शंस के बाद में जितना भी पैसा बचेगा वो होगा आपका नेट टेक होम या नेट सैलरी। अब डिडक्शंस और क्या क्या हो सकते हैं एक बार वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। ग्रॉस पे से नेट पे आने के लिए आपको जो डिडक्शंस होंगे उसमें एक होगा आपका खुद का पीएफ कंट्रीब्यूशन, दूसरा हुआ आपका प्रोफेशनल टैक्स जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है। स्टेट लॉज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 200 रुपीज का वो डिडक्शन होता है। इसके अलावा अगर आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स, आपका एक्सीडेंटल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी ने अपने ऑफिस स्ट्रक्चर में दिखाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो जाएगा इंश्योरर कंपनीज के अकाउंट में, तो वो होंगे आपके डिडक्शंस। तो जब भी आपकी कंपनी आपको अपने स्ट्रक्चर में मेडिकल के बेनिफिट्स दिखा रही है तो आप ये जान लीजिए कि वो आपकी नेट टेक होम का हिस्सा नहीं है, वो आपके बेनिफिट प्लान्स हैं। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम के हिसाब से पर मंथ बेसिस पे डिडक्ट किया जाएगा। ये सारे डिडक्शंस को हटाने के बाद में जो कंपोनेंट बचता है वो होता है आपका नेट
टेक होम सैलरी। कुछ कंपनीज आपके लेवल, आपके ग्रेड और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काफी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकती है। वो चाहे लोन बेनिफिट हो जो कि सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको कंपनी की तरफ से अवेलेबल हो, या वो आपके मंथली मोबाइल बिल्स का रीइंबर्समेंट हो, या हाई स्पीड इंटरनेट के क्लेम्स हो। हर 2 साल या 3 साल पे आपको मोबाइल हैंडसेट खरीदने के ऊपर रीइंबर्समेंट्स, आपके फ्यूल चार्जेस, आपके पेट्रोल डीजल के बिल्स, साल में एक बार आपके वेकेशन का कॉस्ट, या फिर कंपनी के खुद के शेयर्स जो कि आपको मार्केट से कम रेट में दिए जा सकते हैं। कंपनी की तरफ से सब्सिडाइज्ड रेट पर अकोमोडेशन या फिर सब्सिडाइज्ड फूड फैसिलिटी। तो ये सब वो चीजें हैं जहां पे आपको खर्चा तो करना पड़ रहा है, लेकिन वही अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते तो कहीं ज्यादा कॉस्ट में आप मार्केट में खरीद रहे होते। यहां पे बिकॉज आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप सस्ते दामों में उन बेनिफिट्स का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा है वेरिएबल पे या आपके परफॉर्मेंस बोनसेस। मोस्टली कंपनीज अपने परफॉर्मेंस साइकिल में आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके आपको कुछ बोनस पे आउट्स करती हैं। ये किसी साल ज्यादा हो सकता है, ये किसी साल कम हो सकता है, इसलिए इसे वेरिएबल पे कहा जाता है। हर कंपनी में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए कुछ रेटिंग स्केल्स होती हैं। तो अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्मर हैं तो हो सकता है आपको पूरा वेरिएबल पे आउट मिल जाए, या फिर जो आपको प्रॉमिस किया था उससे मल्टीपल अमाउंट आपको मिल जाए। वहीं पर अगर आपकी रेटिंग्स कम है तो हो सकता है जो आपको प्रॉमिस किया है उससे कहीं कम बोनस अमाउंट आपको पे किया जाए। तो जब आप आपके कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको ये चीज पूछ लेना बहुत जरूरी है कि ये वेरिएबल पे आउट आपकी एवरेज रेटिंग पे है, आपकी एक्सीलेंट रेटिंग पे है, या ये मिनिमम पे आउट है। इसके अलावा कुछ बोनसेस फिक्स बोनसेस भी हो सकते हैं। कुछ कंपनीज कुछ फेस्टिवल्स पर फिक्स्ड बोनस पे आउट्स करती हैं, तो वो आपको रेगुलरली आपकी मंथली पे में नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे साल में एक बार। कुछ कंपनीज में फिक्स्ड बोनस और वेरिएबल बोनस दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तो आपको साल के एंड में मिलना ही मिलना है, पर दूसरा अमाउंट आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप आपके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज अपने ऑफर स्ट्रक्चर में आपको रिटेंशन बोनस क्लेम करके दे सकती हैं, जो कि अलग अलग नामों से आपको दिया जा सकता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी अगर आपको या तो ये कहे कि आपको 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, अगर आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हमें छोड़ के जाते हैं तो आपको ये अमाउंट कंपनी को वापस देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट और कुछ नहीं, ये रिटेंशन अमाउंट है। कुछ कंपनीज इसको आपको टेन्योर कंप्लीट करने के बाद भी दे सकती हैं। तो चलिए जल्दी से इसे समराइज कर लेते हैं। आपके ऑफर स्ट्रक्चर में जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं उसमें से सबसे पहले तो आप आपके बोनस कंपोनेंट्स को हटा दीजिए, बिकॉज मेजरली 99% सिनेरियो में वो आपको एनुअली दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके रिटायरल बेनिफिट्स हटा दीजिए। रिटायरल्स में आपका पीएफ हुआ, आपका ग्रेच्युटी हुआ, या फिर आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स हटा दीजिए, क्योंकि वो आपको नहीं पे आउट किए जाएंगे। जो बाकी के कंपोनेंट्स अब बचे हैं उनमें से आप आपका एक कंपोनेंट ऑफ पीएफ माइनस कर दीजिए। एलटीए देख लीजिए, अगर आपको मंथली नहीं मिल रहा है तो वो कंपोनेंट आप हटा दीजिए। आप अपने नेट इनकम या अपने इन हैंड सैलरी पे पहुंच जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा।